मैम मैं मतलब ये पॉइंट मेरे को हमेशा खुद का अच्छा ही लगता है कि मैं जब भी मेरा कोई टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम होता है तो मैं पूरे अच्छे मूड में मतलब मेरा कॉन्फिडेंटली जाती हूँ कि मेरे को कुछ भी वो डर-वर नहीं लगता है। मेरे साथ के हालाँकि फ्रेंड्स होते हैं वो अरे क्या बनेगा, क्या कैसे होगा? बट मैं हमेशा मतलब अपना मस्त होके मतलब देती हूँ अपना एग्ज़ाम। तो इससे अच्छा ही जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ऐसे सोचूँ कि कैसे होगा या क्या, तो फिर वो चीज़ अच्छी जाएगी भी नहीं एग्ज़ाम मेरा। तो मैं स्टार्टिंग से मेरे को एग्ज़ाम्स देने में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जाम सीजन के बाद एक और सीजन आता है रिजल्ट का और बैक टू बैक बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं एक स्टूडेंट के साथ जो आपके साथ ही डेली क्लास अटेंड करती थी और उन्होंने इस बार एक से ज्यादा एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। आपने एक लाइन सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो गायब हो जाओ, है ना। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ, किसी से बात मत करो, सिर्फ पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहो। बट शायद ये जो कैंडिडेट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये इन सभी लाइंस को गलत प्रूव कर देंगे, क्योंकि ये वही कैंडिडेट हैं जो हमारे क्लास में सुपर एक्टिव रहती थी। मतलब हमारे क्लास की वन ऑफ द मोस्ट चुलबुली लड़की हम बोल सकते हैं, जो सुपर एक्टिव रहती थी, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होता था। फैमिली में भी कोई फंक्शन है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती थी, अगर क्लासेस हो रही है तो उसमें भी ये आती थी। मतलब हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट होता था और इन सब चीजों को बैलेंस करते हुए इन्होंने एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं और सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये कौन है, इनके बारे में ये खुद आपको बताएंगी, इनका नाम भी ये खुद ही बताएंगी। तो शायद आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, ये वही कैंडिडेट है जो हमारे चैट बॉक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती थी। बताइए पहले आप अपने बारे में, देन हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अपना नाम बताइए आप। My name is Riya. I'm 22 and I'm ओके, सो रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप ये बताइए कि आपने कौन कौन से एग्जाम को क्वालिफाई किया है। मैम मेरा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क क्लियर हुआ है और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क हुआ है। ओके आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेरा रिजर्व लिस्ट में है तो उसके लिए भी होप रहेगी। ओके, सो दैट मीन्स आप आरआरबी पीओ रिजर्व लिस्ट में है, आरआरबी क्लर्क आपका क्वालिफाई हो चुका है एंड आईबीपीएस क्लर्क भी आपका क्वालिफाई हो चुका है, राइट। यस। यस ओके, मैम। वेरी गुड। सो थोड़ा सा अपना रिजल्ट का जो एक मोमेंट होता है उसके बारे में मुझे बताइए कि जब रिजल्ट आया आपको कैसे पता चला। मैम आरआरबी क्लर्क के टाइम काफी मतलब कोई लेवल ही नहीं था खुशी का जैसे। अभी आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी खुश हूँ बट मेरे पापा तो उनको तो मैंने बताया ही नहीं था इस बार कि मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो उनको मैंने वो शादी पे थे तो एक दिन बाद ही बताया तो वो बहुत खुश थे कि हाँ कि मेरी बेटी का है ना सेकंड एग्जाम भी हुआ है। और फैमिली तो मैम सबकी जैसे खुश होती ही है तो बस एक वो था कि थोड़ा बर्डन लेवल कि हाँ, वो कम हो बिल्कुल ही खत्म हो गया है कि अभी कोई वो टेंशन नहीं है जॉब के लिए। हाँ जी, पीओ भी आगे करना है बट अभी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है जैसे फिर तो। ओके, सो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहा है, बैकग्राउंड क्या था। मैम मैंने ग्रेजुएशन ही करी है, बीए करी है मैंने। तो उसके बाद ही मैंने जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो क्योंकि मेरा मेन मोटिव हमेशा से जॉब ही था तो मैंने ज़्यादा फिर बीएड वगैरह की तरफ तो मैं गई नहीं, इधर ही मेरे को बैंकिंग लाइन में पहले मैंने एसएससी का स्टार्ट किया था बट फिर मेरे को बैंकिंग लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने इधर अपना मतलब स्टार्ट करी प्रिपरेशन फिर। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मैम हाँ जी, मैंने पहले एसएससी की स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन बट मेरा एसएससी में जैसे मेंस तक तो मैं गई बट मेरे को लगा कि उधर शायद मेरा जो सब्जेक्ट्स का इंटरेस्ट है वो उतना मेरे काम नहीं आएगा जितना मैं बैंकिंग के लिए मतलब इधर मैथ्स और रीजनिंग का काफ़ी स्कोप रहता है तो फिर मैंने इधर स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन उसके बाद। ओके, सो आप एसएससी से बैंक की तरफ आ गई, तो वो कौन सी चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि नहीं मुझे एसएससी नहीं, मुझे बैंकिंग की तरफ जानी चाहिए। मैम एक्चुअली में तो मेरा एसएससी सीएचएसएल मेंस था तो मेरे साथ वाले कैंडिडेट ने मेरे को बोला कि अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है तो आप बैंक का करो। तो पहले तो मैंने उनके कहने पे मैंने एक तो मॉक दिए, जैसे उस साल मैंने आरआरबी क्लर्क फिल किया था तो मैंने वो एग्जाम दे के देखा तो मेरे जैसे
क्लर्क की कट ऑफ काफी हाई 76 तक पंजाब की जाती है, तो मेरे 74 प्री में थे। तो मेरे को लगा कि यस, मैं ये तो इजिली कर सकती हूँ, है ना। तो उसके बाद फिर मैंने जब एसबीआई क्लर्क आया था लास्ट ईयर का, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर उधर भी मेरे फंक्शंस के वजह से रह गई मैं, तो इस बार मैंने फिर अच्छे से तैयारी करी, तो इस बार हो गया मैम। ओके। तो ओवरऑल आपने कितने साल प्रिपरेशन किया है, मतलब आपने स्टार्टिंग कब से की थी? मैम मेरी ग्रेजुएशन 2022 अगस्त में हो गई थी। तो उसके बाद मैंने 1 साल एसएससी के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और फिर 2023 नवंबर दिसंबर में मैंने एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो 1 डेढ़ साल तो हाँ जी बैंक के लिए लगा है मेरे को। ओके। तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या थी? प्री से स्टार्ट करते हैं, प्री की प्रिपरेशन आपने कैसे की? मैम प्री के लिए जैसे आरआरबी में, जैसे प्री में ओनली मैथ्स और रीजनिंग रहता है, तो उसमें ऐसे कोई मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने हमेशा सारा दिन जैसे मॉक्स ही देते रहना, मैं दिन में 7-8 मॉक्स देती थी। तो उससे मेरी मतलब जब मैंने फर्स्ट मॉक दिया था, तो मेरे मार्क्स आउट ऑफ 80 में से मतलब 45-46 ऐसे थे। बट मैंने इतने ज़्यादा मॉक दिए कि एंड तक मेरे फिर 80 आउट ऑफ 80 हो गए थे। तो वो प्री के लिए तो मेरा मॉक से ही कवर हो गया था ऑलमोस्ट सारा। तो मेंस का जैसे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, तो उसके लिए फिर मैंने क्लासेस और उनकी जो पीडीएफ्स होती हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ्स, उसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जैसे टेक्स्ट बुक पे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। पहले जैसे विवेक सर पढ़ाते थे, तो उनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते थे उनके पास मैथ्स के लिए। रीज़निंग के लिए विदु सर होते थे, और इंग्लिश हर्षिता मैम ऑफ कोर्स, और जीए तो मैंने, आपको भी शायद पता होगा कि काफ़ी लेट स्टार्ट करी मैंने। तो मतलब जीए का मेरे हमेशा से एक होता है कि मन सा भी थोड़ा नहीं होता था पढ़ने का। तो फिर प्री के रिजल्ट के बाद मैंने आपसे बात करी कि मैम मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो कैसे करूं। फिर आपने मेरे को बताया कि हाँ, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, अब मेरी रिवीजन सीरीज चल रही है, आप उसको करो, और अच्छे मार्क्स से आपका हो जाएगा, और सेक्शनल तो है ना, आप निकाल ही लोगे। तो उसके बाद मैंने जैसे आपकी क्लासेस मैंने फिर, क्योंकि मेरे बाकी तीनों सब्जेक्ट सही थे, इतना कोई मेरे को उनका से उनसे तो डर लगता नहीं था। तो मेरे को फिर प्री के बाद 15 दिन थे, तो मैंने दिन में 5-6 घंटे जीए की क्लासेस ही करती थी आपकी जैसे। जैसे पेड बैच में भी 3-4 जीए के वैसे सेशंस होते थे, और 2-3 3-4 करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली करती थी। तो उससे मैम मेरा फिर जीए कवर हो गया, मतलब एग्जाम में मैं इतना तो थी कि हाँ, ज्यादा नहीं तो कोई 7-8 नंबर या सेक्शनल कट ऑफ तो हो ही जाएगा क्लियर। तो बस मैम यही स्ट्रेटेजी रही। और आरआरबी पीओ का जैसे मतलब मैंने एग्जाम दिया, तो अच्छा मेंस का रिया, मेरे को ये तो, आरआरबी में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और क्लर्क और में? हाँ जी क्लर्क में कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, क्लर्क मैंने लास्ट ईयर इससे प्री दिया था, बट मी प्री नहीं मेरा हुआ था जब। तो मतलब ये आपका इस सेकंड साल अटेम्प्ट था? मेंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था इस बार। ओके, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूंगी जो रिया ने बताया है, शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इनके प्रिपरेशन में सबसे मेन रोल जिसने प्ले किया है वो है मॉक टेस्ट। इन्होंने अभी बताया कि एक दिन में ये 7-8 मॉक टेस्ट देती थी। तो मॉक यस टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, मॉक टेस्ट दे के उसको प्रॉपरली एनालाइज करना एंड देन अपने मिस्टेक्स को भी वहां पर सही करते हुए आगे फॉलो अप करना। आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो किया था, है ना? मैम। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं भी क्लास में बार बार बोलती हूँ कि आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू आप देख लो, वो यही बताते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिया था। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस जर्नी में बहुत मेन रोल प्ले करता है मॉक टेस्ट, है ना? ठीक है, तो आपने सारे सब्जेक्ट का तो बता ही दिया। तो अच्छा, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत फेवरेट था, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? मैम क्वांट्स और रीजनिंग दोनों ही वैसे, पर क्वांट्स मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है जैसे, तो क्वांट्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप मैनेज कैसे करती थी सारे सब्जेक्ट को एक साथ, या फिर डिवाइड किया था कि इतने दिन नहीं ये मैम, पढ़ूंगी? मैंने मतलब मेंस के लिए आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने जीए की क्लासेस फिर स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे को ये हो गया था कि रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश तो मैं कर लूंगी, ये ना हो कि जीए की वजह से मैं रह जाऊं। तो मैंने फिर क्या किया कि एक तो क्वांट्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, डेली अगर हम करेंगे तभी मेंस तो अपना क्या अच्छा स्ट्रेटजी जाएगा थी ना। आपकी क्वांट और रीजनिंग के लिए? मैम फिर कैसे मैंने आप प्रिपेयर कर ऐसे रही ही थी? किया था कि जैसे 2 आवर्स या 2.5 आवर का अगर एक मॉक टेस्ट फुल है, तो मैं डेली 2 मॉक टेस्ट और बाकी जीए की क्लासेस 5
5-6 घंटे वो करती थी। तो मॉक टेस्ट से क्या होता था कि रीज़निंग, मैथ्स और इंग्लिश तीनों की प्रिपरेशन हो जाती थी और करंट अफ़ेयर्स का भी पता चल जाता था कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो पहले तो जैसे इससे पहले जब मैं मॉक्स देती थी जीए से पहले, तो मैं जीए का सेक्शन तो छोड़ ही देती थी, एक साइड से स्किप ही कर देती थी और आगे ही जैसे बढ़ती थी। तो प्रिपरेशन फिर क्लासेस के बाद मैंने प्रॉपर मॉक देने स्टार्ट किए और फिर वो कॉन्फिडेंट हो गई मैं कि हाँ जी, अभी तो हो जाए या कर लूँगी मैं। ओके। इस पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन-सा था? मैम जीए ही था, मतलब मैं अरे! हमेशा से जी। जब से मैंने अच्छा, तो प्रिपरेशन फिर आपने इसे ओवरकम कैसे किया? मैम बस जैसे-जैसे मतलब अभी टेक्स्ट बुक पे जैसे मैंने फ़ॉलो किया सभी मतलब मन में यही फिर था ना कि प्रॉपर जीए को स्टार्ट करूँगी, बट वो डेली का फिर से डिले मैं कर रही थी। बट फिर प्री के रिज़ल्ट के बाद तो फिर प्रॉपरली मैंने आपकी क्लासेस सारी करी। वो एक मतलब पहले ही ऐसे डर लगता है, जब एक बार अपन स्टार्ट करते हैं ना तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर जब मैंने आपकी क्लासेस करी तो मेरे को लगता था इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रही थी मतलब। तो मेन थिंग ये है कि अपना जो कहते हैं कि आलस वो लेज़ीनेस वो छोड़ के या मतलब अपने को थोड़ा ना कॉन्फिडेंट होके स्टार्ट करनी चाहिए ये चीज़, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर रिया ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इतना भी टफ नहीं होता है कुछ। आप एक बार स्टार्ट तो करो। कहते हैं ना, मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा, बस आपको स्टार्ट करना है और प्रॉपर टाइम देना है ना? हाँ। ओके, सो रिया, कभी सेल्फ डाउट हुआ कि नहीं मुझसे नहीं होगा? वैसे आपने 1 डेढ़ साल प्रिपरेशन किया था, तो कभी सेल्फ डाउट हुआ? नो मैम, मैं मतलब ये पॉइंट मेरे को हमेशा खुद का अच्छा ही लगता है कि मैं जब भी मेरा कोई टेस्ट वगैरह या एग्जाम होता है तो मैं पूरे अच्छे मूड में मतलब मेरा कॉन्फिडेंटली जाती हूँ कि मेरे को कुछ भी वो डर वर नहीं लगता। मेरे साथ के हालांकि फ्रेंड्स होते हैं वो अरे क्या बनेगा क्या कैसे होगा, बट मैं हमेशा मतलब अपना मस्त होके मतलब देती हूँ अपना एग्जाम। तो इससे अच्छा ही जाता है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ऐसे सोचूँ कि कैसे होगा या क्या, तो फिर वो चीज़ अच्छी जाएगी भी नहीं एग्ज़ाम मेरा। तो मैं स्टार्टिंग से मेरे को एग्ज़ाम्स देने में काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, तो मैं खुशी-खुशी देती हूँ अपने मतलब एग्ज़ाम। नेगेटिव थॉट से एकदम दूर रहना है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कहेंगी? हमने देखा है कि क्लासेस में भी आप बहुत एक्टिव रहती थी, मतलब आपने बहुत लेट में ज्वाइन किया था डेफिनेटली, और बहुत कम टाइम में आपका सिलेक्शन भी हो गया था। आई थिंक प्री के बाद ही आपने क्लासेस स्टार्ट की थी, जीए की क्लासेस। बाकी हाँ जी। सब्जेक्ट तो आप बता रही हैं आपने प्री का पहले प्रिपरेशन किया था, देन आपने मेंस के लिए फोकस किया था। तो मैंने हुँ। ये एक चीज नोटिस की थी कि आप हर एक क्लास आप अटेंड करती थी। साथ में कभी-कभी आप गायब भी हो जाती थी बिकॉज़ फैमिली में फंक्शंस वगैरह होते थे, कुछ होते थे। उसके बाद भी इन सभी चीज़ों को मैनेज करके आपने ऑलमोस्ट 2 एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है और एक में आप रिज़र्व लिस्ट में भी हैं, जिसमें उम्मीद है कि हो जाएगा। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का मतलब, एक ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपने मैनेज कैसे किया? बाकी एस्पिरेंट्स को आप क्या बताएँगे कि वो कैसे टाइम मैनेज करें? क्योंकि ये जो एक है ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गायब हो जाओ, भूल जाओ, सबसे दूर हो जाओ। तो आई थिंक इस लाइन को तो आप कंप्लीटली गलत बता रही हैं, है ना? क्योंकि हाँ आपको मैंने जी। देखा है हर जगह आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, सबसे आपका हाँ कनेक्शन जी। भी रहा है, सबसे बातचीत भी हो रही है, हर हाँ फंक्शन जी। में भी आप, छोटे-बड़े फंक्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उसके बाद भी आपने टाइम मैनेजमेंट करके आप मॉक टेस्ट भी दे रही हैं, क्लासेस भी अटेंड कर रही हैं, सब चीज़ को बैलेंस कर रही हैं। तो दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे आपने मैनेज किया और बाकी एस्पिरेंट्स को आप क्या बताएँगी टाइम मैनेजमेंट को लेके? जैसे अपा वीक में जैसे 7 डेज़ होते हैं, अगर अपा 6 डेज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 1 डे एन्जॉय करने से कुछ गलत होगा नहीं वैसे। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि जीए की तो मैं प्रॉपर क्लासेस करूँ, बाकी जैसे मेरा मैथ्स वगैरह अच्छा है, तो मैं एक आधे उसमें स्किप करके मैं थोड़ा एन्जॉयमेंट कर लेती थी। तो जीए की तो जब मैंने करना ही था, तो वो सारी क्लासेस करी थी और जैसे जुलाई में मतलब अगस्त में प्री स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैंने जो मई में तो थोड़ी मस्ती मैंने करी, जून और जुलाई में मैंने बहुत सीरियस होके जैसे किया था अपने 12 मैं ज़्यादा पढ़ने में वैसे बिलीव करती नहीं, बट हाँ, मैंने जून और जुलाई मंथ में मैंने अपनी 13-14 आवर्स की स्टडी करी थी। तो मतलब वो भी स्टडी ऐसे मैं नहीं कर सकती कि सारा दिन क्लासेस करती रहूँ। तो उस वजह से मैं जैसे एक क्लास करके फिर एक आधा मॉक टेस्ट दे लिया जैसे, तो फिर मैंने थोड़ा 10 मिनट का थोड़ा बहुत इधर-उधर टहल के, तो फिर मैं अपना क्लास लगा के फिर मॉक टेस्ट ऐसे करके
तो मेरा सारा दिन मतलब मॉक टेस्ट में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है करना, तो अच्छा मतलब एन्जॉयमेंट भी हो जाता था और क्लासेस भी मेरी ऐसे हो जाती थी। तो हाँ जी मैम, ऐसे ही बस मैंने तो मतलब कंटिन्यू स्टडी करने की जगह आप 2-3 घंटे पढ़ के थोड़ा सा ब्रेक और फिर इस तरीके से आप मैनेज कर रही थी। तो यहाँ पर यस ये मैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप इनसे भी सुन सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप 20-22 घंटे पढ़ाई करें। आप 5 घंटे भी पढ़िए बट फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं हम 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं बट हम वही हैं, कुछ प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4-5 घंटे पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वहां पर जो सबसे मेन रोल होता है वो ये होता है कि आप कितने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप 12-13 घंटे पढ़ो, आप कम पढ़ो, 10 घंटे ही पढ़ो, आप 5-6 घंटे पढ़ो बट फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, है ना। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो रिया, ऑलमोस्ट आपने सब कुछ बता दिया अपनी जर्नी के बारे में भी, कैसे आपने प्रिपरेशन किया सब कुछ। तो जब रिजल्ट आया, आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कैसा फील हुआ? मैम वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट थी बट थोड़ा हाँ मतलब 10% तो था डर कि पता नहीं कहीं अटक ना जाऊँ सेक्शनल में या कुछ। बट जब आया तो आई वाज़ मतलब लाउडली थोड़ा-सा चिल्लाई कि मम्मा मेरा हो मम्मा इधर किचन में थे तो मैंने उनको बुलाया, तो हाँ, फैमिली का वो भी रिएक्शन कैसा था ये बताइए? हाँ, वो मतलब मेरे पापा तब भी घर पे नहीं थे तो मम्मा को बताया तो वो कहते मतलब उन्होंने ऐसे हग किया और शाबाश खुशी से ऐसे शाबाश वगैरह दी और फिर थोड़ी देर बाद पापा आए तो उनको भी बताया तो उन्होंने भी फिर ऐसे गले हग की और कहते वी वी आर प्राउड ऑफ यू एंड कहते चलो कोई ना मतलब पीओ जैसे मेरा रिजर्व में था तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हुई थी कि बट फिर पेरेंट्स ने समझाया कि कोई बात नहीं मतलब जॉब ही काफ़ी है एक बार, कोई बात नहीं कर लोगी तुम। तो बस फिर मैं ब्रदर को सबसे पहले उसके बाद कॉल किया, तो वो भी काफ़ी खुश था कहने चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो हम बस ऐसे ओके, ठीक है। सो एक लास्ट एडवाइस बाकी एस्पिरेंट्स को आप क्या देना चाहेंगी? मैम बाकियों को मैं यही कहूँगी कि अगर मतलब मैथ्स और रीज़निंग के लिए तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होएगा। और जीए ऐसी चीज़ है कि अगर आप मतलब क्लासेस के बिना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। हाँ, अगर नोट्स वग़ैरह कोई पढ़ के कर सकता है तो ठीक है, बट क्लासेस से करके करेंगे तो टीचर्स जो समझा रहा है वो चीज़ें समझ भी आएँगी, है ना? समझना बहुत ज़रूरी है उसमें। और डेली करंट अफ़ेयर्स करें और इंग्लिश के लिए भी डेफ़िनेटली अगर किसी की रीडिंग अच्छी है, तो वो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ कर सकता है और अगर रीडिंग में उसको है, तो वो डेली रीडिंग अपनी करे और बस मैम, बाकी मॉक टेस्ट ज़रूर दे मतलब जितने ज़्यादा वो मॉक टेस्ट दे सकता है, वो दे। ओके, सो रिया की सक्सेस जर्नी से कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको गायब होने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज को प्रॉपरली टाइम मैनेज करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, जितना मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं आप दीजिए। तीसरा इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अगर आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके पहले आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए, जिसके लिए क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब आप क्लास अटेंड करेंगे, आपको कोई डाउट है, आप टीचर से पूछेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे। तो आपको क्लासेस अटेंड करनी है, मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करके उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो शायद आप भी इस बार का जो भी एग्जाम है उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 2-3 साल लगे, कुछ लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का बाद में हो जाता है, बट सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करेंगे, है ना। ओके, सूर्या, वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। यू मैम।